गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 8। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, हमारा विषय है भूगोल और हमारा पाठ है बेटा पाठ नंबर 3, आर्द्रता एवं मेघ। आर्द्रता एवं मेघ में हमने पिछले वीडियो में भौगोलिक स्पष्टीकरण देखा हुआ था और मैंने कुछ भाग आपको निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता के बारे में भी बताया हुआ है। तो आज हम लोग निरपेक्ष और सापेक्ष आर्द्रता क्या है इसके बारे में आज दोनों आर्द्रताओं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे बताया गया है निरपेक्ष आर्द्रता को और सापेक्ष आर्द्रता का भाग 10वीं कक्षा में भी पूछा गया था। इसका उपयोग आपको इन फ्यूचर अपनी अगली क्लासेस में भी आने वाला है, इसलिए आप लोग इसको समझ कर याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसको। तो चलते हैं। तो 1 घनमीटर वायु में कितने ग्राम वाष्प है, इससे वायु की निरपेक्ष आर्द्रता की गणना की जाती है। यदि आपको पूछा गया कि निरपेक्ष आर्द्रता की परिभाषा लिखिए, तो आप लोग लिखेंगे कि 1 घनमीटर वायु में जितने ग्राम वाष्प होती है उसे निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। उदाहरणार्थ, सागरीय भागों में वायु की निरपेक्ष आर्द्रता स्थलीय भागों की वायु की अपेक्षा अधिक होती है। मतलब स्थलीय भागों से भी ज़्यादा सागरीय भागों में निरपेक्ष आर्द्रता अधिक होती है। उसी तरह विषुवत रेखीय प्रदेशों में निरपेक्ष आर्द्रता अधिक होती है तो ध्रुव के पास कम होती जाती है। मतलब यदि हमने ध्रुव के पास और विषुवत रेखीय प्रदेशों की गणना की तुलना की तो हमें यह दिखाई देगा कि निरपेक्ष आर्द्रता विषुवत रेखीय में ज़्यादा होती है और ध्रुव के पास क्या होती है बेटा, कम हो जाती है। तो ये हो गया हमारा निरपेक्ष आर्द्रता के बारे में जानकारी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले भाग की तरफ, वो है हमारा सापेक्ष आर्द्रता। तो सापेक्ष आर्द्रता के पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि धरातल पर भूमि एवं जल का वितरण एवं ऋतु के अनुसार भी निरपेक्ष आर्द्रता पर प्रभाव पड़ता है। मतलब यदि आपको पूछा गया कि निरपेक्ष आर्द्रता पर प्रभाव पड़ने वाले और अन्य कोई कारण बताइए, तो आप लोग बता सकते हैं कि धरातल पर भूमि और जल का वितरण एवं ऋतु के अनुसार भी निरपेक्ष आर्द्रता पर प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग चलते हैं सापेक्ष आर्द्रता की तरफ। तो इसमें बोला गया है कि किसी विशिष्ट तापमान एवं विशिष्ट आयतन वाली वायु की निरपेक्ष आर्द्रता, मतलब अभी जो हमने निरपेक्ष आर्द्रता देखी है उसमें आपको निरपेक्ष आर्द्रता की बारे में जानकारी बताई गई। क्या होती है निरपेक्ष आर्द्रता? 1 घनमीटर वायु में जितने ग्राम वाष्प है उसे उस वायु की निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, है ना। तो जितनी ग्राम वाष्प होंगी और 1 घनमीटर वायु हमें लेनी है, तो एक विशिष्ट आयतन वाली वायु में निरपेक्ष आर्द्रता एवं उसी तापमान में वायु की वाष्प धारण क्षमता का अनुपात वायु की सापेक्ष आर्द्रता कहलाती है। यानी कि सापेक्ष आर्द्रता का प्रतिशत में यहाँ पे परिभाषा, ये फार्मूला दिया गया है, निरपेक्ष आर्द्रता बटे वाष्प धारण क्षमता गुना 100, यानी कि आपको यहाँ पे सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में मिलेगी। तो सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में व्यक्त की जाने वाली यह बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण एक सूत्र आपको यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे 2 प्रश्न आपको बताए गए हैं। 2 प्रश्न के आधार पर हमें इन दोनों के आधार पर सापेक्ष आर्द्रता किससे ज़्यादा है वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें बोला गया है कि उपरोक्त दोनों उदाहरणों के उत्तरों के आधार पर कौन सी हवा संतृप्त कहलाएगी, बताओ। तो ये दोनों उदाहरण हम लोग करके देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लिख लिया, सापेक्ष आर्द्रता पर प्रतिशत बराबर निरपेक्ष आर्द्रता बटे वाष्प धारण क्षमता गुना 100। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि 1 घनमीटर वायु में निरपेक्ष आर्द्रता 20 ग्राम प्रति मीटर घन होगी और वाष्प धारण क्षमता 30 ग्राम प्रति मीटर घन होगी, तो वायु की सापेक्ष आर्द्रता कितनी होगी। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये संख्याएं रख देते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता आपको यहाँ पे दी गई है बेटा 20 ग्राम प्रति मीटर का घन बटे वाष्प धारण क्षमता आपको दी गई है 30 ग्राम प्रति मीटर का घन गुना आपको करना है 100। ठीक है, तो ग्राम मीटर घन यहाँ पे कट जाएगा और फिर 20/30 गुना 100 आपको यहाँ पे करना है। तो देखिए, ये शून्य कट जाएगा, तो 2 गुना 100 बटे
30 बराबर 200/30। तो ये शून्य कट जाएगा, तो बचेगा बेटा 20/3। अब 20 को यदि 3 से भाग देंगे तो कितना उत्तर आता है? 6×18 2। उधार का शून्य अगर यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दशमलव चिन्ह। तो 6×3 18। तो यहाँ पे आपका उत्तर मिल रहा है बेटा 6.6। ठीक है, तो ये होगी इसकी प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता। ये होगी इसकी सापेक्ष आर्द्रता पहले उदाहरण की। अब हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरे उदाहरण में यही सूत्र आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सूत्र लिख लिया, सापेक्ष आर्द्रता निरपेक्ष आर्द्रता बटे वाष्प धारण क्षमता गुना 100। ये फॉर्मूला आप लोग हमेशा याद रखिए, आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा हमेशा। अब यहाँ पे आपको जो प्रश्न बताया गया है कि 1 घनमीटर वायु की निरपेक्ष आर्द्रता 15 है, 15 ग्राम प्रति मीटर घन होगी और वाष्प धारण क्षमता 15 ग्राम प्रति मीटर घन होगी, तो वायु की सापेक्ष आर्द्रता कितनी होगी? तो देखिए बेटा यहाँ पे मैं लिखकर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे 15 ग्राम प्रति मीटर घन बटे 15 ग्राम प्रति मीटर घन गुना 100 यदि है, तो ये 15 ग्राम ये 15 ग्राम क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिलती है बेटा? 100%। सापेक्ष आर्द्रता यहाँ पे 100% आपको मिलती है। अब इन दोनों में जो कि यहाँ पे आपको सापेक्ष आर्द्रता जो पहली मिली थी, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी वायु संतृप्त आपको मिल रही है? उपरोक्त दोनों उदाहरणों में उत्तरों के आधार पर कौन सी हवा संतृप्त कहलाती, बताइए। तो देखिए यहाँ पे कौन सी हवा संतृप्त होगी? 20 ग्राम और 30 ग्राम वाली होगी या 15-15 ग्राम वाली होगी? तो यहाँ पे देखिए बेटा 100 ग्राम, जहाँ पे आपको 100% जहाँ पे उत्तर मिला हुआ है, वो सापेक्ष आर्द्रता जब आपको 100% उत्तर में मिलती है, वो सबसे ज़्यादा वहाँ की ज़्यादा वायु जो होगी, हवा होगी, वो ज़्यादा संतृप्त होगी। मतलब ये दूसरा उदाहरण जो आपके सामने यहाँ पे बताया गया है, ये वायु जो होगी, हवा जो होगी, वो सबसे ज़्यादा संतृप्त कहलाएगी, ना कि पहली जो कि आपको उदाहरण में बताई गई थी वो संतृप्त होगी। समझ में आया ना आप लोग को? तो यह उदाहरण से आपको ये समझ में आया कि हमें तापमान में वायु सबसे ज़्यादा संतृप्त वही ज़्यादा मिलेगी जहाँ पे वाष्प धारण क्षमता और निरपेक्ष आर्द्रता लगभग समान हो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बताया गया आप लोग को तापमान में पड़ने वाले अंतर के अनुसार वाष्प के प्रमाण में भी अंतर हो जाता है। मतलब में जैसे कि तापमान बढ़ा या वाष्प कम हुआ, या तापमान कम हुआ या वाष्प बढ़ गया, तो इससे आपको सापेक्ष आर्द्रता में अंतर मिलेगा। तो यह दोनों आसपास लगभग समान होनी बहुत ज़रूरी है। तो साथ ही सापेक्ष आर्द्रता भी बदलती है। सामान्यतः सुबह एवं रात्रि में सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है। अधिक क्यों होती है बेटा? क्योंकि वहाँ पे तापमान सुबह एवं रात्रि के समय में तापमान में बहुत ज़्यादा गिरावट या कमी देखी जाती है, इसलिए सापेक्ष आर्द्रता वहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। तो दिन में तापमान अधिक होने पर सापेक्ष आर्द्रता कम होती है। और यदि आपको पूछा गया कि सापेक्ष आर्द्रता रात में और दिन में, दिन और रात की तुलना में सबसे अधिक कहाँ पे होती है, तो रात्रि में सापेक्ष आर्द्रता अधिक होगी और दिन में सापेक्ष आर्द्रता सबसे कम होगी। तो तटीय क्षेत्रों में सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है, इसलिए वहाँ की वायु नम होती है। यदि हम लोग तटीय क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे सापेक्ष आर्द्रता अधिक होगी और वहाँ की वायु भी नम होगी। मरुस्थलीय प्रदेशों में सापेक्ष आर्द्रता कम होती है, इसलिए वहाँ की वायु शुष्क होती है। और यदि हम लोगों ने अगर मरुस्थलीय प्रदेशों की बात करी तो सापेक्ष आर्द्रता वहाँ पे कम होगी, इसलिए वहाँ की वायु भी क्या होगी बेटा? शुष्क होती है। अब इसके बाद आपको एक कृति आपको बताई गई है। यह कृति क्या है मैं आपको समझा के बताता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको 2 कृतियाँ बताई गई हैं। पहली कृति में हम लोगों को कुकर में उसकी सीटी निकाल कर थोड़ा सा पानी लेकर उस कुकर को गर्म करना है ना। और गर्म करने के बाद यहाँ पे बाजू में ढक्कन लेकर उसके द्वारा जो भाप निकलेंगी, उस भाप को ठंडे पतीले से लेकर उस भाप
का रूपांतरण पानी में करना है, ठीक है। और दूसरी कृति में हमें क्या करना है कि एक कांच का गिलास लेना है, उसमें कुछ बर्फ़ के टुकड़े डालने हैं और थोड़ी देर के लिए उसको वैसे ही रख देना है। और थोड़ी देर के बाद हम लोग जब देखेंगे तो उस बर्फ़ के टुकड़े का पानी बना हुआ होता है और बाहर कुछ ड्रॉप्स आपको बूंदें नज़र आती हैं गिलास के ऊपर जमी हुई भाप की तरह। कुछ एक आपको कृति नज़र आती है, एक भाप की लेयर परत आपको वहाँ पे नज़र आती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण है बेटा, वाष्प का संघनन होना। और वाष्प का जब संघनन होता है या पानी का जब संघनन होता है तो वो बर्फ़ का जब संघनन होता है तो वो पानी की बूंदों में परावर्तित होता है, बदल जाता है, ठीक है। तो यही कृति मैं आपको सब पढ़कर बताता हूँ। तो अध्यापक विद्यार्थियों के दो समूह करें। पहला समूह अध्यापक के मतलब दो समूह करना है बेटा। पहला समूह जो है वो कुकर की सीटी के ऊपर कार्य करेगा और दूसरा जो समूह है वो ग्लास में बर्फ़ के टुकड़े के ऊपर कार्य करेगा। तो पहला समूह अध्यापक के पर्यवेक्षण के तहत अगली गतिविधि करें। आकृति 3.5 देखो। 3.5 देखिए, इस आकृति में आपको क्या नज़र आ रहा है। तो प्रेशर कुकर की सीटी निकाल कर रखो, प्रेशर कुकर में थोड़ा पानी भरो। अब प्रेशर कुकर को गर्म करो, मुठिया वाला ढक्कन लो और पानी उबलने पर प्रेशर कुकर के ऊपरी हिस्से में जहाँ से भाप बाहर निकल रही है वहाँ से थोड़ी दूरी पर ढक्कन रखो। निरीक्षण करो कि तुम्हें क्या दिखाई देता है। अब यहाँ पानी उबलने पर प्रेशर कुकर से सीटी वाले हिस्से से भाप बाहर निकलेगी और थोड़ी दूर में ढक्कन रखने से वो भाप उस ढक्कन पर जमा होगी और जमा होने के बाद उसका रूपांतरण पानी में होगा। तो निरीक्षण में तुम्हें ज्ञात होगा कि पानी गर्म होने पर पानी की भाप बनती है जो हमें दिखाई देती है। यही भाप जब वाष्प के रूप में ठंडे ढक्कन पर पड़ती है तो गर्म वाष्प का रूपांतरण पानी में होता है, इसलिए वहाँ पानी की बूंदें जमा हो जाती है। इसी क्रिया को संघनन कहते हैं। अब दूसरी क्रिया करते हैं हम लोग। कक्षा का दूसरा समूह अगली गतिविधि करें। आकृति 3.6 देखो। एक समतल कांच का ग्लास लो। अब हम लोग एक समतल कांच का ग्लास लेंगे। अगले पृष्ठ पर इस गिलास में बर्फ़ के कुछ टुकड़े डालो। इस गिलास के 2-3 मिनटों के लिए कमरे में रखो। तुम्हें क्या दिखाई देता है? क्या दिखाई दे रहा है इन दोनों भाई बहनों को? देखिए बेटा, थोड़ी देर में ही पानी की बूंदें गिलास के बाहरी भाग में जमा होती हुई दिखाई देंगी। आकृति 3.6 देखो। वायु की वाष्प ठंडी सतह के संपर्क में आने से उसका संघनन हो जाता है एवं गिलास में बाहरी भाग में पानी की बूंदें जमा होने लगती है। तो जब वाष्प ठंडी सतह के संपर्क में आता है तब उस वाष्प का संघनन होकर वो पानी में परावर्तित हो जाता है। तो पहले कार्य में कुकर के पानी की वाष्प ठंडी होकर संघनन की प्रक्रिया से जल की बूंदों में परावर्तित हो गई और दूसरे कार्य में हवा के वाष्प में संघनन की क्रिया हुई। तो यह दोनों क्रियाओं से आपको यह समझ में आ रहा है कि संघनन की वजह से, वाष्प के संघनन की वजह से वो जल जो है वो बूंदों में परावर्तित होती होती आपको नज़र आती है। तो यह संघनन और द्रवण क्या है, यह उसकी बूंदों के आधार पर हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसके आधार पर और अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक जितनी जानकारी मैंने आज आपको बताई है उसकी आपको उससे रिलेटेड आपको पढ़ाई करनी है। जो भी भाग मैंने आपको समझाया है उसको आप पढ़ के देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगले वीडियो तक अपना खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।